हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब होता क्या है? इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवा। इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है? तो ये वाइट वाला पार्ट और ये आईलिड को नीचे करेंगे ना, खींचेंगे इसको इधर, तो जो अंदर में दिखेगा, और ये ऊपर आईलिड का जो अंदर में दिखेगा उसको कहते हैं कंजक्टिवा। जो स्क्लेरा के ऊपर होता है उसको बल्बस कंजक्टिवा कहते हैं। जो आईलिड के नीचे होता है उसको पल्पेबुलर कंजक्टिवा कहते हैं। तो उसमें इन्फ्लामेशन, इसमें मेनली पहले टर्म पढ़ेंगे, फिर इसके सब क्लासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो कंजक्टिवा है ना, उसमें आपको मेनली हाइपरेमिया देखने को मिलेगा। हाइपरेमिया कहने का क्या मतलब है? जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाता है और ईजिली आपके स्क्लेरा या कंजक्टिवा में दिखाई देने लगता है। ठीक है। और क्या क्या से एसोसिएटेड है? डिस्चार्ज, मतलब कि अगर वाटर आई से निकलेगा, इसका मतलब है कि वायरस के कारण कंजक्टिवा हुआ है। अगर म्यूकस जैसा निकलेगा तो एलर्जी के कारण हुआ है। और अगर पस की तरह निकला है तो बैक्टीरिया के कारण ये मेनली कंजक्टिवाइटिस हुआ है। ठीक है, ये तीनों देख लीजिए: एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक में मेनली ईचिंग होता है, आई रेड हो जाते हैं, कंजक्टिवा में स्वेलिंग हो जाता है। और उसके बाद ये वायरल कंजक्टिवाइटिस में आई रेड हो जाता है। तो रेडनेस आप आए तो आपको सारे कंजक्टिवाइटिस में मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो हमारा पहला क्या था, एलर्जिक। एलर्जिक में लैक्रिमेशन नहीं होता है, लेकिन वायरल में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आंसू आते हैं। एलर्जिक में स्वेलिंग होता है, लेकिन मेनली वायरल में आपको स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। और बैक्टीरियल तो सबसे अलग हो जाता है, इसमें पस की तरह निकलता है। ठीक है, और आई ड्राई हो जाता है। टाइप ऑफ कंजक्टिवा, दो बेसिस पे इसको डिवाइड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी या कॉज, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में मेनली बैक्टीरिया, वायरस, क्लेमीडिया, फंगस, पैरासाइट, ये सब के कारण हुआ है। और नॉन इन्फेक्शियस में एलर्जी या इरिटेंट। तो पहले इन्फेक्टिव में देखते हैं कौन कौन सा पढ़ना है। बैक्टीरियल में कौन कौन सा पढ़ना है? तो एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, क्लैमिडिया। क्लैमिडिया के कारण 3 होते हैं: ट्रोकोमा, एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, नियोनेटल क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस। वायरल में आपको मेनली पढ़ना होगा एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस, इंटेरोवायरस कंजक्टिवाइटिस, मोल्यूस्कम कंटाजियोसम कंजक्टिवाइटिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस। इसके साथ साथ आपको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम ग्रेनुलोमेटस कंजक्टिवाइटिस। ग्रेनुलोमेटस कंजक्टिवाइटिस में मेनली परिनोड ऑकुलोग्रेनुलर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अदर्स में एलर्जिक, किकाट्राकियल और टॉक्सिक देखने को मिलेगा। टॉक्सिक में मेनली केमिकल और सेकेंडरी। केमिकल में कौन कौन सा? तो ईदो, यूरिडीन, इसरीन, DFP, एड्रेनलिन, पिलोकार्पाइन, कॉन्टैक्ट लेंस, ये सब के कारण मेनली होता है। तो इतना हम मेनली कंजक्टिवाइटिस में डील करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक्यूट, हाइपर एक्यूट, क्रोनिक, एंगुलर, ये सब देखेंगे। तो जो एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ना, वो मेनली किसके कारण होता है? वो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है। और ये मोस्ट कॉमन कंजक्टिवाइटिस, अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन कंजक्टिवाइटिस कौन सा है, तो एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। जो हाइपर एक्यूट होता है उसका ऑनसेट 12 से 24 घंटे तक होता है, और वो गोनोकोकल के कारण होता है। याद रखिए, हाइपोकोकल 12 से 24 घंटा ऑनसेट और गोनोकोकल के कारण होगा। क्रोनिक, क्रोनिक किसके कारण होगा? तो क्रोनिक मेनली टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ये लेप्रोसी या ट्यूबरकुलोसिस के कारण होगा। एंगुलर, एंगुलर में सिर्फ एंगल्स इफेक्ट होते हैं। अब कंजक्टिवाइटिस को मेनली पिंक आई भी कहा जाता है, और वो मेनली वायरल को कहा जाता है। किसको? वायरल को। तो अगर कोई पूछेगा कि मोस्ट कॉमन कंजक्टिवाइटिस कौन सा है, तो वो होगा इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। और इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? तो ये एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। अब जो एडिनो वायरस सी है,
इसके कारण कौन सा कंजक्टिवाइटिस होता है? एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक ऊपर देख रहे थे नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ये इसमें मेनली लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का। ये क्या ये क्रोनिक कंडीशन हो सकता है? तो नहीं, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है गोनोकोकल के कारण 4 दिन, अदर बैक्टीरिया के कारण 5 दिन, हर्पिस के कारण 15 दिन और नियोनेटल ऑक्लूजन ये मेनली दिया हुआ है इंक्यूबेशन पीरियड जिसके कारण होता है, ठीक है। एक्सुडेट के अनुसार सीरस, कैथेरल जिसमें एलर्जी देखने को मिलेगा, म्यूकोपुरुलेंट बैक्टीरियल में मेनली मिलेगा पुरुलेंट, उसके बाद सीडो मेम्ब्रेनस ये सब आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंजक्टिवल रिएक्शन फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, देखिए आई में फॉलिकल्स हो गए हैं। पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, आई में पेपिलरी हो गया है। ग्रेनुलोमैटस, देखिए यहाँ पर ग्रेनुलोमैटस कम होता है कॉमन एज कंपेरिजन टू फॉलिकल और पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। चलिए अब आते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। बैक्टीरिया के कारण जो इन्फ्लामेशन होता है आई में उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये मेनली इन्फेक्शन होता है आई के म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन जो आईलिड के अंदर होता है उसमें। इसका मतलब ये एक्सटेंड कहाँ से होता है? फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ आईलिड जिसमें पल्पेबुलर और तालसर कंजक्टिवा होगा इनटू द फॉर्निक्स और ऑनटू द ग्लोब मतलब जो बल्बल कंजक्टिवा है उसमें आंतरिक, जब तक ये फ्यूज ना हो जाए कहाँ पर? कॉर्निया के साथ एट लिम्बस में। तो याद रखिएगा लिम्बस में नहीं होता है या कॉर्निया में नहीं होता है कंजक्टिवा। कहाँ तक होता है? तो मेनली ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको कहते हैं बुलबुल कंजक्टिवा, और ये आईलिड के नीचे वाला पार्ट और ये जो होता है ना लोअर आईलिड अपर आईलिड के नीचे वाला पार्ट उसमें सिर्फ कंजक्टिवा होता है, वहाँ तक इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इटियोलॉजी की बात करें तो एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस सभी ऊपर पढ़े मोस्ट कॉमन है, उसमें भी ये होता है स्टेफाइलोकोकस के कारण। तो स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टोकोकस के कारण तो जो मेन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस, एस ऑरिसस, एस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। याद कर लीजिए एस ऑरिसस, एस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा। स्टेफाइलोकोकस ऑरिसस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। ये रियली अदर कारण भी हो सकते हैं जैसे कि सिडोमोनास एरिगोनोसा, मोराक्जिला लकुनाता, स्टेप विरिडियन, प्रोटियस मिराविलस, ये सब के कारण भी हो सकता है। लेकिन जो एक्यूट होता है ना वो मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरिसस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। तो इसको हम ये से याद कर सकते हैं कैसे? HAP क्या हो सकता है? हैप से याद कर लीजिए एक्यूट होता है। जब हाइपर एक्यूट की बात करें तो अभी ऊपर पढ़े थे गोनोरिया के कारण होता है। इसका ऑनसेट कितना होगा? 12 से 24 घंटा होता है, ठीक है। ये मेनली ज़्यादा अफेक्ट करता है नियोनेट्स जो बच्चे होते हैं और उन जिनके पेरेंट्स मेनली STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्लेमीडिया है ना, इज द अनदर कॉज ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। क्लेमीडिया के कारण भी होता है क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्लेमीडिया भी एक मेन रोल डील करता है, ठीक है। इसमें मेनली जो पेरेंट्स हैं ना उनके वो क्रोनिक डिजीज से मेनली ग्रसित होंगे। तो अभी तक 2 पढ़ा, एक्यूट हाइपर एक्यूट। एक्यूट मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरिसस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। हाइपर एक्यूट निसेरिया गोनेरिया के कारण होता है और ये उन बच्चों में होता है जिसके पेरेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होया हुआ है। इसमें गोनोरिया के साथ साथ क्लैमिडिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो रिस्क फैक्टर में पुअर हाइजीन्स, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं या जिनको पहले से ही कोई ऑकुलर बीमारी है जैसे कि ड्राई आई, ब्लेफराइटिस एक्सेट्रा, या
जिनको अभी रिसेंट सर्जरी हुआ है आई का, या कोई फॉरेन बॉडी आई में चला गया है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। ठीक है, तो चलिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। ड्राई आई, एक्सपोजर ड्यू टू लीड रिट्रैक्शन, एक्जोप्थेल्मोस आई बड़ा बड़ा हो जाता है, लैग ऑफ थैल्मोस, इनएडिक्वेट लिंकिंग। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसे कि विटामिन ए की कमी के कारण भी देखने को मिलता है। अगर लोकल और सिस्टमेटिक इम्यून डिफिशियंसी की बात किया जाए तो मेनली आफ्टर ट्रॉपिकल या सिस्टमेटिक इम्यूनोकम्प्रेसिव थेरेपी के बाद कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, या किसी को नसोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन हो गया है, रेडिएशन डैमेज हो गया है, ट्रॉमा, सर्जरी, पहले से ही कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो, एक जो जीनस इनोकुलेशन हो। ठीक है, हिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हिस्ट्री में मेनली पेनफुल या स्टिंगिंग आई जो इरिटेट करते रहेगा, येलोइश या वाइट भी रहेगा तो क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, वो पस की तरह रहेगा, वैसा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ये मेनली एक आई से दूसरे आई में फैल जाता है, मतलब कि दोनों आई में होने की संभावना है। जब आप सुबह उठिएगा ना तो आपके दोनों आई को ओपन करने में प्रॉब्लम होता है। देखते हैं कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो उनका आई दोनों बंद रहता है, तो वो धीरे धीरे खुलता है, या उसको पानी से हल्का हल्का आँख खोला जाता है, वो डिटू बैक्टीरिया के कारण होता है। आई रेड रहेंगे, विजन ब्लर हो जाएगा, लाइट सेंसिटिव मतलब कि लाइट में जाने पे आई क्लोज हो जाएगा। एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, तो एग्जामिनेशन में मेनली मुकोप्रोलेन डिस्चार्ज देखेंगे, कंजक्टिवल वेसल देखेंगे कि यूनिफॉर्म सही से है कि नहीं, डायलेशन हो गया है क्या, आईलिड में इन्फ्लामेशन है कि नहीं या रेडनेस है कि नहीं ये देखेंगे, कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, पुपिल, ये सब देखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो मेनली इसमें नहीं किया जाता है, अगर डिजीज क्रोनिक है या ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये कल्चर कराएंगे, क्योंकि ऐसे भी बैक्टीरिया में कल्चर ही किया जाता है, तो कल्चर क्या करेंगे, जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसका। ठीक है, तो इसमें कंजक्टिवल स्क्रैबिंग भी किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस अपने आप सही हो जाता है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये मेनली रिकवरी टाइम के साथ अपने आप हो सकता है। ठीक है, बस हाइजीन की ज़रूरत होती है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है, रूब्रिकेशन ड्रॉप लेना चाहिए जो मेनली डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करेगा। एंटीबायोटिक अगर दे रहे हैं तो टॉपिकल कोराम्पेनिकॉल जो फर्स्ट लाइन होता है, फुसिडिक सेकेंड लाइन। अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करेगा एंटीबायोटिक के लिए तो आप एक वीक रुक जाने के लिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ना ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये गोनोकोकल या क्लेमीडिया इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो उसको सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एजिथ्रोमाइसिन देते हैं 1 ग्राम वंस ओनली, और उसके साथ साथ हम 500 mg सेफ्ट्रियाजोन इंट्रामस्कुलरी देंगे फॉर गोनोरिया। ठीक है, आते हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस मेनली डिप्थेरिया के कारण होता है। मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में होता क्या है ना कि कंजक्टिवा के ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर ट्रू भी हो सकता है और सीडो भी हो सकता है। अगर ट्रू हुआ है तो वो डिप्थेरिया के कारण हुआ है, और सीडो होगा फॉल्स मेम्ब्रेन तो वो या तो एस्पायोजेंस, एडिनोवायरस, हर्पिस वायरस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस के कारण हुआ है। जो ट्रू और सीडो कंजक्टिवाइटिस है ना इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब जो ट्रू है उसको जब हम रिमूव करेंगे तब ब्लीडिंग होगा, लेकिन जो फॉल्स या सीडो है उसको रिमूव करेंगे तो कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगा। तो इसको जब रिमूविंग करेंगे तब समझ में आएगा कि ये ट्रू मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है या फॉल्स सीडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है। ये इन्फेक्शन अभी के टाइम ये इन्फेक्शन उतना कॉमन नहीं है। ठीक है, हीलिंग के बाद क्या होता है ना, सेकेंडरी किकात्रिका कंजक्टिवाइटिस होने का डर है। सेकेंडरी किकात्रिका मतलब क्या होता है
किकात्री का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि कोई ऊंद हील हुआ है तो उसमें अस्कार आ जाना, तो इसमें अस्कार आने का दर है। कंजक्टिवल जीरोसिस ड्राई होने का दर है। ट्राइकियासिस, इंट्रोपियन, सिम्ब्लेफेरॉन, आल्टलाइन मतलब कि कंजक्टिवा के ऊपर अस्कार टिश्यू देखेंगे, तो ये सब मेनली दिखता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये डिप्थीरिया के कारण मेनली होता क्या क्या है, तो पहला तो हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। इसके कारण कॉर्निया अल्सरेशन भी होता है, एकोमोडेशन में पैरालिसिस भी होता है और एक्स्ट्राओकुलर मसल में पैरालिसिस होने का डर है। तो ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन। ट्रीटमेंट बेस्ड होता है टॉपिकल और सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, उसके साथ साथ कभी कभी हम एंटी डिप्थेरिक सीरम भी देते हैं। अब आते हैं सीडोमेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में। सीडोमेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में मेनली जो होता है वो एस पायोजन के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें मेनली ब्लीडिंग नहीं आती है जब हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो और भी कारण से होता है, जैसे कि एडिनोवायरस, हर्पिस वायरस। एडिनोवायरस में कौन सा टाइप 8 और 19 याद रखिएगा। और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस में भी होता है, जो ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं। ये जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है ना, ये और भी कॉम्प्लिकेशंस लाता है, जैसे कि इरेथेमा मल्टीफॉर्मी, एसजे सिंड्रोम। जो लिग्नियस कंजक्टिवाइटिस है ये लेस सीवियर होता है लेकिन क्रोनिक फॉर्म है। ये बार बार जब सीडोमेम्ब्रेनस आने लगेगा नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म, जिसके कारण ये लिग्नियस कंजक्टिवाइटिस होता है। अब सीडो का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो बेकिट्राइसिन और पेनिसिलिन। चलिए अब आते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस में। वायरल कंजक्टिवाइटिस जहाँ पर नाम होता है वायरल, इसका मतलब ये कम्युनिकेबल होता है, मतलब एक से दूसरे में ईजिली क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस हाईली कंटागियस एक्यूट कंजक्टिवल इन्फेक्शन है। ये मेनली एडिनोवायरस के कारण होता है। सिम्टम इरिटेशन, फोटोफोबिया, वाटरी डिस्चार्ज। इसमें मेनली काला चश्मा लगा के रखते हैं ताकि इन्फेक्शन आपसे किसी दूसरे इंसान में ना हो जाए। याद है, एक ऐसा होता है ना कि इंसान में पूरा आई रेड हो जाता है, तो लोग कहते हैं इसके आँखों में मत देखो, तुमको भी हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है। ये ईजिली, तो ये थोड़ी है कि देखने से हो जाता है, नहीं। अगर आप उसका टॉवेल यूज कर रहे हैं या जो उसका वाटरी ड्रॉप है वो आप टच कर गए, तो ये सब के कारण मेनली होता है। तो इसलिए ऐसे कुछ भी मिथ्या कर देने पे ज़्यादा प्रिकॉशन किया जाता है ना, इसलिए इसके पीछे कहानियाँ हैं। तो इसमें मेनली होता क्या है, तो ये बता दिए, इरिटेशन होता है, फोटोफोबिया होता है और वाटर का डिस्चार्ज होता है। डायग्नोसिस हम क्लिनिकली करते हैं, इसमें वायरल कल्चर किया जाता है, इम्यूनो डायग्नोसिस टेस्टिंग मेनली इंडिकेटेड होता है। कंजक्टिवाइटिस मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए इसको पिंक आई भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन वायरल कंजक्टिवाइटिस किसके कारण होता है, तो एडिनो वायरस के कारण। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो कंटामिनेटेड फिंगर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, स्विमिंग पूल वाटर, ये सब के कारण हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो कोई भी ड्रॉप, कोई भी ऑइंटमेंट वायरल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट नहीं कर सकते, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं। ये अपने आप 2 से 3 वीक में सही हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके जो सिम्टम है ना, उसमें रिलीफ मिल सकता है कूल कंप्रेसर के द्वारा या आर्टिफिशियल टीयर सॉल्यूशन के कारण। ये जो इन्फेक्शन है ना, वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के 7 से 14 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है या बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एज कंपेरिजन टू वायरल कंजक्टिवाइटिस कम दिनों के लिए होता है, मतलब कि वायरल कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा दिन के लिए हो रहता है, जैसे कि हम ड्रॉप ले रहे हैं, और कंजक्टिवाइटिस अपने आप 3 से 4 दिन बाद सही नहीं हुआ, तो फिजिशियन सस्पेक्ट करते हैं कि ये वायरल है, क्योंकि वायरल कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा दिन तक चलता है और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कम दिन तक चलता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में पानी डिस्चार्ज होता है और बैक्टीरियल में म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब आते हैं गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में। ये डेवलप्ड कंट्री में अब रियल देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये देखने को मिलता है। ये मेनली होता क्यों है, तो ये मेनली पुअर हाइजीनिक के कारण होता है। किसके कारण, पुअर हाइजीनिक के कारण।
और ये मेनली गोनोरिया के कारण होता है। कौन सा गोनोरिया? तो निसेरिया गोनोरिया के कारण। ये निसेरिया गोनोरिया है क्या? तो ग्राम निगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकस है। ठीक है। निसेरिया कैटरालिस मेनली क्रोनिक फॉर्म होता है। ये कंडीशन मेनली देखा जाता है गोनोरियल जेनिटल इन्फेक्शन में। अगर इनक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए तो कुछ आवर से लेके 3 दिन तक होता है। इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? तो वही आईलिड में स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, आई ओपन नहीं हो रहा है, पस डिस्चार्ज होगा, विजन डिक्रीज हो जाएंगे, ग्रीथीनेस लगेगा। साइन क्या है? एक्यूट डिजीज है, मेल में होता है और ये बिगिंग होता है लीड के स्वेलिंग के साथ। इसमें अपर लीड को ओपन करने में बहुत टेंशन होता है। ठीक है। मैटिंग देखने को मिलेगा, मैटिंग ऑफ फ्लैशेज, लीड मार्जिन से पस डिस्चार्ज होगा। ठीक है। डीप रेड वेलवेटरी कंजक्टिवाइटिस है, इसमें कभी कभी मेम्ब्रेन में देखेंगे। 2 से 3 वीक के डिस्चार्ज के बाद ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। बस सब एक्यूट फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस विद द प्रेजेंस ऑफ गोनोकोकल, मतलब जो एक्यूट वाला है वो तो 2 से 3 वीक पे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सब एक्यूट वाला है वो कुछ महीनों कुछ सप्ताह तक रहते हैं। ठीक है। इसमें और भी क्या देखने को मिलेगा? प्री ऑलिकल लिम्फेडिनोपैथी, टेंडर एंडनेस और सुपरेशन। इसमें कोई भी इम्यूनिटी से लेना देना नहीं है। इसमें मेनली सिस्टमैटिक साइन दिखेगा, जैसे कि यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन, टेम्परेचर राइज होगा, डिप्रेशन में इंसान जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखने को मिलेंगे? तो कॉर्निया भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि गोनोकोकल क्या है, अंदर तक जा सकता है। मेनली कॉर्निया में अल्सर हो सकता है। कौन सा? तो सेंट्रल, मार्जिनल या और अराउंड अल्सर। ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशंस इरिटाइटिस या इरिडोसाइक्लाइसिस, मतलब आइरिस में इन्फ्लामेशन या आइरिस और सिलियरी बॉडी दोनों में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। नॉन ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? तो अल्थराइटिस, इंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसेमिया मेनली होता है। अल्थराइटिस मतलब क्या होता है? ये जॉइंट में इन्फ्लामेशन, इंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसेमिया, ये सब देखने। चलिए आते हैं ट्रीटमेंट में। तो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है, तो हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि जो ये गोनोकोकस है वो कॉर्निया को इन्वॉल्व ना कर सके। ठीक है। तो हम इसमें मेनली सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं सेफ्ट्रियाजोन के द्वारा। ये सिंगल डोज दिया जाता है इंट्रामस्कुलरी। लोकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? तो क्लिनिनेस रखेंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सब देते हैं। मेनली आई ड्रॉप देते हैं 2 आवर्स पे। बैकिट्राइसिन आई ऑइंटमेंट देते हैं 6 आवर पे। साइक्लोप्लेजिक एट्रोपिन अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया तब देंगे। टेट्रासाइक्लिन अगर क्लैमिडिया ट्रैकोमोटिस हो गया तो, और अगर किसी को एलर्जी है पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन से तब हम देते हैं टेट्रासाइक्लिन। आते हैं एंगुलर कंजक्टिवाइटिस में। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस में मेनली क्या होता है जो एंगल्स होते हैं ना कंजक्टिवा के, वहाँ पर जाकर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? तो इंटर मार्जिनल कंजक्टिवा मार्जिन जो है, और जो बुलबल कंजक्टिवा है ना, जैसे कि ये वाला बुलबल कंजक्टिवा है, तो इसका जो नेबरिंग कंजक्टिवा है वो मेनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो ये होता किसके कारण है? तो ये होता है मोरैक्स एक्जिनफील्ड के कारण। ये मोरैक्स एक्जिनफील्ड क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है। इसको हम ये मोरक्सिला राकुनाटा भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसका और भी एक नाम है, उसका क्या नाम है? तो हम एंगुलर कंजक्टिवाइटिस को डिप्लो बैसिलरी कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जो मेनली मोरैक्स एक्जिनफील्ड के कारण होता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पहले कंजक्टिवा का एनाटोमी, क्योंकि एंगल पढ़ रहे हैं ना, तो कंजक्टिवा तो पता है कि ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है। जो मेनली कौन कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है? ये वाला पार्ट जो कॉर्निया के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं बुलबल पार्ट, और ये जो आईलिड के अंदर होता है उसको कहते हैं कौन सा पार्ट? पल्पेबुलर पार्ट। पल्पेबुलर पार्ट में मेनली आपको
क्या क्या देखने को मिलता है, पल्पेबुलर पाथ में आपको मेनली मार्जिन देखने को मिलता है, टालसर देखने को मिलता है और भी देखने को मिलता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो टालसर होता है ना उसके 2 लेयर होते हैं और मार्जिनल के 5 लेयर ऑफ एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, जो बुलबुल है वो इसमें मेनली लिम्बल कंजक्टिवा होता है जिसमें 5 से 6 लेयर होते हैं एपिथेलियम के, और जो कंजक्टिवल का फॉर्निक्स है उसमें 3 लेयर होते हैं। तो ऐसा मैंने बोला क्योंकि इसमें जो है ना एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इसमें मेनली एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है। क्या, एपिथेलियम। जैसा कि आपको पता है कॉर्निया के कितने लेयर होते हैं, कॉर्निया के होते हैं, सबसे ऊपर होता है एपिथेलियम, फिर बीच में होता है एडिनोइड जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं, लिम्फोसाइट में एडिनोइड आता है और लिम्फोइड लेयर आता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे लेयर होता है उसको फाइब्रस लेयर कहते हैं। तो ये जो हमारा एंगुलर है ये सिर्फ एपिथेलियम को अफेक्ट करता है, बाकी दोनों लेयर इसमें अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें अगर कोई बोलेगा कि इसका इटियोलॉजी क्या है, तो अभी बताए ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो स्टेफाइलो बैक्टीरिया के कारण, और उसका नाम है मोगजिला लैकुनाटा। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये जो मोराक्सिला रैकुनाटा है ना, ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोबैसिलस है जो मेनली पेयर में पाया जाता है। ये रॉड शेप का होता है जो मेनली अगर ग्राम स्टेन करेंगे ना तो बेसिक इन नेचर होगा। इसका ये एक प्रोटियोलाइटिक फर्मेंट है। कैसा, पोरियोलाइटिक फर्मेंट, प्रोटियोलाइटिक फर्मेंट। ये मेनली एक्ट करता है एपिथेलियम पे। एपिथेलियम मैसेरेटिंग एपिथेलियम मतलब क्या होता है, जो एपिथेलियम होता है ना उसको पिकिंग अप, ऐसे नहीं रहता कुछ कबरा है वैसा हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन के लिए होता है और ये मेनली रेजिस्टेंस होता है ड्राई का, मतलब ड्राई इसके लिए क्या होता है रेजिस्टेंस से सही, मतलब कि कुछ भी ड्राइनेस, जैसे कि मेरे को इस चीज़ से रेजिस्टेंस है, मतलब कि इससे क्या हो सकता है, मैं इससे भागती हूँ इस तरह से। ठीक है, अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो मोगजिला जो है वो मेनली नसल ट्रैक्ट में पाया जाता है हेल्दी पर्सन का, लेकिन क्या होता है ना ये नसल डिस्चार्ज के थ्रू एंगुलर कंजक्टिवाइटिस भी कर सकता है। तो सिम्टम में क्या आ सकता है, सिम्टम में मेनली रेडनेस, डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, शार्प प्रिकिंग पेन और मुकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आएगा। मुकोपुरुलेंट डिस्चार्ज के साथ साथ मुकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा कैसे, तो ये फोम जैसा डिस्चार्ज होगा। कैसा, फोम जैसा डिस्चार्ज। ठीक है, तो फोम कैसे दिखते हैं, तो अभी ऊपर पिक्चर में आप देखे होंगे, दिखाती हूँ पिक्चर। देखिए इस तरह का ये डिस्चार्ज होता है, इस तरह का वाइट डर्टी फोम की तरह डिस्चार्ज होगा। इसके एंगल में क्या हो जाएंगे, रेडनेस होंगे, इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड पहले ही बता दिया 4 दिन का होता है। अब इसके अगर साइन और सिम्टम की बात करेंगे तो हाइपरेमिया देखना को मिलेगा। बुलबुल कंजक्टिवा में हाइपरेमिया मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं और लीजली सीन होने लगते हैं, और वो मेनली कहाँ पे, तो नियर द कैंथस। पिक्चर देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल देखिए डायलेटेड होया हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल क्या है, डायलेटेड होया हुआ है हमारा। ये देखिए ब्लड वेसल इजली सीन हो रहा है जो मेनली नॉर्मल में नहीं सीन होता है। और क्या होगा, एक्सकोरिएशन होगा ऑफ द स्किन अराउंड द एंगल। एंगल में लग रहा है ना कि कुछ ऐसे घाव जैसा है। उसके बाद फोमी मुकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है एंगल पे, वो तो आपको दिख ही रहा है, सब पिक्चर में क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में। चलिए अब आगे आते हैं, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में मेनली आपको ब्लेफराइटिस, क्या ब्लेफराइटिस देखने को मिलेगा। ब्लेफराइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन आईलिड। और क्या देखने को मिलेगा, कॉर्निया अल्सरेशन देखने को मिलेगा, कॉर्निया में अल्सर हो जाएगा मेनली।
मार्जिनल या सेंट्रल पार्ट जो एसोसिएटेड होता है हाइपोपायन। हाइपोपायन क्या होता है? तो एंटीरियर चैम्बर में मेनली पस आ जाता है, उसी को कहते हैं हाइपोपायन। इसमें ये मेनली क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट में हम प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में क्या होगा? तो इसमें जो नसल इन्फेक्शन होता है उसको सही करेंगे और गुड पर्सनल हाइजीन रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या आएगा? तो हम देंगे सबसे पहले क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये 1% आई ऑइंटमेंट में देते हैं। 2 से 3 टाइम्स एक दिन में देते हैं 9 से 14 दिन के लिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाए। दूसरा जिंक का लोशन देते हैं। जिंक का लोशन इसलिए देते हैं, और ये मेनली इंस्टिल किया जाता है डे टाइम में, और जिंक ऑक्साइड बेड टाइम में, ताकि ये जो प्रोटियोलाइटिक फर्मेंट है वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। देखिए जिंक है, जिंक देखिए यहाँ पे, देखिए जिंक है, तो जिंक लोशन मेनली हम डे टाइम में लगाते हैं, और जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट जब हम बेड टाइम जाते हैं ना सोने तब लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक फर्मेंट रुक जाता है, जिसके कारण हमारा जो ऊपर वाला स्किन का लेयर होता है एपिथेलियम, वो डैमेज होने से बचता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? एक्यूट इंक्लूजन क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस, नाम में ही देखिए एक्यूट मतलब कि बहुत दिनों से नहीं होता है, ये तुरंत होता है। इंक्लूजन कोई भी सेल के अंदर अगर हो ना तो उसको कहते हैं इंक्लूजन। क्लैमिडिया, क्लैमिडिया क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसके कारण होता है कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवा, मतलब कि थोड़े समय के लिए क्लैमिडिया के कारण जो इंक्लूजन होता है और जिसके कारण कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन होता है उसको कहते हैं एक्यूट इंक्लूजन क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये मेनली सेरोटाइप डी और के कारण होता है, डी से के तक होता है। इसका इटियोलॉजी अभी बताए, क्लैमिडिया ट्राकोमैटिस सेरोटाइप डी से के। पैथोजेनेसिस तो नाम में ही है, कैरेक्टराइज बाय इंक्लूजन बॉडी आइडेंटिकल टू द ऑकरिंग इन ट्रोकोमा। ठीक है, स्प्रेड कैसे करता है? तो ये स्प्रेड करता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन फ्रॉम जेनाइटल रिजर्वायर्स, मतलब कि मान लीजिए किसी को यूरेथ्राइटिस है, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन है, ये सर्विटाइसिस है, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन है, और उस समय उसका कांटेक्ट कहाँ पर हो जाए? हमारा हो जाए, तो उससे क्या होता है? ये मेनली स्प्रेड करता है। कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन मेनली जैसे कि स्विमिंग पूल वाटर में, तो स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस उसको कहेंगे। ये मदर से न्यूबॉर्न में भी ट्रांसमिट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 दिन होता है। सिम्टम्स नाम में ही था, एक्यूट ऑनसेट, रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इंटॉलरेंस टू लाइट और डिस्चार्ज होता है। साइन कंजक्टिवल हाइपरेमिया, देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे क्या है? हाइपरेमिया, ब्लड डायलेट कर गया है, और क्या? फॉलिकल्स बन गया है, पिक्चर में दिखाई थी। ज़्यादा ये प्रोमिनेंट होता है लोअर आईलिड में। ठीक है, और क्या क्या? पेपिलरी हाइपरप्लेसिया, सुपरफिशियल पंचेत केराटिटिस, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है कॉर्निया में। पेरिफेरल वेस्कुलाइजेशन होता है जिसको पैनुस कहते हैं। वेस्कुलाइजेशन मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ब्लड वेसल का बनना। अगर वो पेरिफेरल साइड में होगा तो उसको क्या कहेंगे? पैनुस। पिक्चर मेनली हम जैसा जानते हैं जो हमारा कॉर्निया होता है ना वो ए वेस्कुलर होता है हेल्दी पर्सन में, लेकिन बहुत दिन से हाइपोक्सिया हो जाने के कारण पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया में क्या होने लगता है? न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी टर्म को कहते हैं पैनुस। ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे। और क्या हो रहा है? जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है जेनाइटल या अकुलोजेनाइटल इन्फेक्शन के लिए। ये रिपोर्ट होता है एज ए नन गोनोकोकल या पोस्ट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन। मेनली यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन गोनोकोकल के कारण होता है, लेकिन ये तो क्लैमिडिया है इसलिए नन गोनोकोकल या पोस्ट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस
सर्विटाइटिस और इन्फेक्शन इन जेनिटल ट्रैक्ट के कारण ये होता है। इसमें मेनली कुछ केसेस में अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट भी देखने को मिलता है। तो हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेन से करेंगे, ठीक है। उसमें मेनली यूज करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये टेस्ट जो है 100% सेंसिटिविटी है और 94% स्पेसिफिसिटी है। यूरेथ्रा और सर्विकल सेक्रिएशन मेनली इसमें टेस्ट किया जाता है। अदर टेस्ट कौन कौन सा होता है इसमें? इम्यूनोसॉर्बिटेंट एसे, जिम्सा स्टेनिंग ऑफ कंजक्टिवल स्क्रैपिंग, एमसीकोइस सेल कल्चर भी होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हील अपने आप हो जाता है 3 से 12 मंथ में। अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करे तो ये 2 तरह का होता है, सिस्टमेटिक इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या लोकलरी। अगर सिस्टमेटिक करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे यूज करते हैं 2 वीक के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस फॉर 2 वीक। इरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम ट्वाइस फॉर वीक। एजिथ्रोमाइसिन 1 GM सिंगल डोज देते हैं। ऑप्रोफ्लोक्सासिन 300 मिलीग्राम ट्वाइस फॉर 7 डेज देते हैं। अगर लोकली कहें तो लोकली में हम टेट्रासाइक्लिन या इरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट देते हैं ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक। अब आते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनाटम। इसमें क्या होता है? तो ये जो ऑप्थेल्मिया नियोनाटम है, नाम से ही देखिए ऑप्थेल्मिया मतलब कि ऑप्था मतलब आई में, वो किसके आई में? नियोनाटम, नियोनेट्स। जो फर्स्ट 28 या 30 डेज होता है ना लाइफ का, उसमें जो आई इन्फेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनाटोरम। इसमें इसका मतलब होता है कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। जो नया नया पैदा हुआ है उसमें कंजक्टिवाइटिस का होना, ठीक है। ये बर्थ के समय जब वो जन्म लेते रहता है ना, तो उसका कांटेक्ट अगर मदर के बर्थ कैनाल से हो जाए, और जो मदर मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको होया हुआ है, तो वो इन्फेक्शन मेनली बच्चे के आई में आ सकता है। तो ये क्या कह सकते हैं? ये मेनली ऑकर होता है नियोनेट्स में। टीयर फॉर्म नहीं होगा फर्स्ट 28 डेज के लिए। टीयर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द बर्थ इन्फेक्शियस होगा, अगर होगा तो वो इन्फेक्शियस होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इसमें मेनली देखने को मिलेंगे वो आपको रेड आई, फर्स्ट डे जो होगा वो रेड आई होगा। तो इसका क्या मतलब है कि केमिकल कंजक्टिवाइटिस के कारण हुआ है। सेकेंड डे और थर्ड डे अगर रेड आई हुआ, इसका मतलब कि गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है जो मोस्ट डेंजरस है। और ग्रेटर देन 1 वीक पे हुआ तो क्लैमिडिया जो मोस्ट कॉमन है। फिर से आपको है ना बच्चों का रेड आई दिखेगा, तो पहला दिन दिखा तो क्या होगा? केमिकल कंजक्टिवाइटिस के कारण हुआ। दूसरा और तीसरा दिन दिखा तो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस के कारण हुआ, जो मोस्ट डेंजरस होता है। और जो मोस्ट कॉमन है वो ग्रेटर देन 1 वीक, जो मेनली क्लैमिडिया के कारण होता है, ठीक है। सिर्फ ये जो कंजक्टिवाइटिस है ना, इसके कारण क्या होता है? ब्लाइंडनेस होता है। ओनली कंजक्टिवाइटिस दैट कॉज ब्लाइंडनेस। मतलब गोनोकोकल जो कंजक्टिवाइटिस है वो इतना खतरनाक, इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि यही एक कंजक्टिवाइटिस है, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस न्यूबॉर्न में, जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये मेनली क्या करता है ना, कॉर्निया को परफोरेट कर देता है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। इसमें एक मेथड है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, CREDE क्रीडीज मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें मेनली हम 1% सिल्वर नाइट्रेट इंस्टॉल करते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। केमोप्रोफाइलैक्टिक है ये अगेंस्ट गोनोकोकल, मतलब कि AgNO3 जो 1% हम इंस्टॉल करते हैं चाइल्ड में वो मेनली केमोप्रोफाइलैक्टिक है अगेंस्ट द गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। लेकिन ये टॉक्सिक हो सकता है, इसके कारण केमिकल कंजक्टिवाइटिस होगा जो फर्स्ट दिन में हुआ था। इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है। ये तो आपको समरी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये जो कंजक्टिवल इन्फ्लामेशन है इसमें मेनली आपको म्यूकोइड, म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। म्यूकोइड म्यूकस,
म्यूकस प्लस पस या सिर्फ पस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, या तो एक आई से निकलेगा या दोनों आई से दिखेगा। देखिए पिक्चर से ही लग रहा है। और ये फर्स्ट मंथ में ही होता है। ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको हम बचा सकते हैं, जो मेनली मैटरनल इन्फेक्शन से होता है जब वो जन्म लेते रहता है। इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसमें मेनली इंसिडेंस जो है वो डिक्लाइन करता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया कम हो रहा है इसलिए इसका इंसिडेंस भी कम हो रहा है। और जो प्रोफाइलैक्सिस हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, अभी बताया था ना, प्रोफाइलैक्सिस के लिए मेनली हम 1% AGNO3 इंस्टॉल करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, ठीक है। और लेकिन अभी भी ये पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम बना हुआ है कम्युनिटी में, क्योंकि अभी भी ये पुअर हाइजीन के कारण होता है। इथियोलॉजी में निसेरिया गोनेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस, क्लैमीडिया, ये सब कारण से होता है। जो केमिकल कंजक्टिवाइटिस है वो सिल्वर नाइट्रेट के कारण होता है, जो मेनली हम 1% या 2% यूज करते हैं क्रीडी मेथड में, जो अभी आपको डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं निसेरिया गोनेरिया के बारे में, जो अभी बताए थे। निसेरिया गोनेरिया कब होता है तो विद इन द 48 आवर्स मतलब 2 से 3 दिन में ये मेनली अफेक्ट करता है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है ना वो मुकोपुरुलेंट होता है। कैसा? म्यूकस प्लस पस, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आई को अफेक्ट करता है, वन मोर सीवियर देन अदर्स। ये मेनली जो बाकी हैं उनसे ज़्यादा सीवियर होता है। इसमें है कि आई जो है कंजक्टिवा जो है इन्फ्लेम कर जाएगा, बहुत फूल जाएगा, उसमें बहुत सारे कंजेशन दिखेंगे, कीमोसिस इरिटेशन होगा, थिक येलो डिस्चार्ज होगा, कॉर्निया भी इसमें अफेक्ट होता है जिसके कारण ब्लाइंडनेस होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स तो इसमें लीड जो है वो भी स्वेलन हो जाएंगे, टेंस हो जाएंगे और बाद में वो सॉफ्ट हो जाएगा। कंजक्टिवा है जो पकल्ड एंड वल्वेटी, इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा कंजक्टिवा है ना वो क्या हो जाता है ना, वॉल्वेट की तरह जैसे सॉफ्ट फिल्म हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या दिखने लगेगा तो अस्टैटिस ऑफ ब्लड कहने का क्या मतलब है? ब्लड का रुकाव देखने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है? कंजेशन होता है और सीरो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। डिस्चार्ज कैसा होगा तो या तो ब्लड होगा या सीरम होगा या पस होगा। कॉर्निया कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखने को मिलेगा? कॉर्निया अल्सर, ठीक है। कॉर्निया अल्सर कैसा होगा? इसमें ओवल होगा, जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कॉर्निया होगा, रियली ओवल मार्जिन अल्सर होगा, मतलब कि ओवर अल्सर होगा लेकिन कॉर्निया के सेंटर के नीचे, ना कि मार्जिनल अल्सर होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव अल्सर है, माने ये धीरे धीरे फैलेगा, जिसके कारण क्या होता है? कॉर्निया अल्सर में परफोरेशन हो जाता है। प्रोलैप्स ऑफ कॉन्यूवियल टिश्यू हो सकता है, पुरुलेंट यूवाइटिस के साथ पस आएंगे, लेंस का प्रोलैप्स हो जाना, विट्रस ह्यूमर का प्रोलैप्स हो जाना, ठीक है। स्कारिंग और कॉर्निया, इसके कारण क्या होंगे? कॉर्निया में स्कार दिखेगा, ल्यूकोमा एधेरेंट हो जाएगा। ल्यूकोमा कहने का क्या मतलब है कि जो वाइट होता है ना WBC जैसा, वो हो जाएंगे। एंटीरियर स्टेफाइलोमा हो जाएगा, ओमा आ गया तो कैंसर टर्म आ जाएगा। एंटीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट हो जाएगा। कैटरैक्ट आपको पता है आई का वाइट दिखना। पैनो ऑप्थल्माइटिस हो जाएगा। पैन कहने का क्या मतलब है? पूरे जो हमारा आई है उस सब में ऑप्थल्माइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। और भी क्या हो सकता है? नॉन डेवलपमेंट ऑफ फिक्सेशन हो सकता है, जो फिक्सेशन है वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो कॉर्निया है उसमें क्या हो चुका है? ओपासिटी हो गया है फर्स्ट 3 वीक के लिए। कभी कभी न्यास्टागमस भी हो जाएगा, क्योंकि मैकुलर फिक्सेशन सही से नहीं हुआ है। अब आते हैं क्लैमीडिया ट्रैकोमोटिस इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। यह भी ऊपर भी पढ़े थे, लेकिन हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम नियोनेट्रम के अंदर पढ़ रहे हैं। ये मेनली 1 वीक आफ्टर द बर्थ होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, डिफ्रेंशिएट की थी। 1 दिन के अंदर 2 से 3 दिन में गोनोकोकल होता है, और 1 वीक के बाद जो होता है उसको क्लैमीडिया ट्रैकोमोटिस इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये मेनली मोस्ट कॉमन है, और ये आता कहाँ से है? तो ये
आता है सर्विक्स से या यूरेथ्रा से। ये लेस सीवियर है गोनोकोकल इन्फेक्शन से। ये मेनली 48 आवर्स से 72 आवर्स आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, ये 5 से 7 दिन बाद होगा आफ्टर द बर्थ। इसमें केमिकल टॉक्सिसिटी होती है, मतलब कि इसके लिए हम जो प्रोफाइलैक्टिक देते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट, जो मेनली क्रीडी मेथड में दिया जाता है, वो प्रोफाइलैक्सिस होता है गोनोकोकल इन्फेक्शन के लिए। उसके कारण केमिकल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बैक्टीरिया है तो सिंपल है, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, गिम्सा स्टेनिंग करेंगे, एपिथेलियल स्कार्पिंग का, क्लेमीडियल इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। वायरल है कि बैक्टीरिया है, इसलिए वायरल एंड बैक्टीरियल कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या देखेंगे कि डिस्चार्ज हो रहा है चाइल्ड का विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ हो रहा है, या कंजेनाइटल ब्लॉकेज है नेसोलैक्रिमल डक्ट में, एक्यूट डेक्रोसिस्टिक है। डेक्रोसिस्टिक कहने का क्या मतलब है? डेक्रोसिस्टाइसिस, इसका मतलब देखिए, डेक्रो मतलब होता है टीयर, डेक्रो मतलब टीयर, सिस्ट मतलब सैक, इतिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि टीयर सैक में इन्फ्लामेशन या लैक्रिमल ग्लैंड में इन्फ्लामेशन को डेक्रोटिस्टिस कहते हैं। और भी कौन से कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है? तो कंजेनाइटल ग्लूकोमा। ट्रीटमेंट में हम प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में मेनली हम क्या देखेंगे कि न्यूबॉर्न जो बेबी है वो अपने लीड को क्लोज कर रहा है कि नहीं, उसकी जो लीड है उसको अच्छे से साफ करेंगे। 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट देंगे। क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे फर्स्ट वीक में। प्रोफाइलैक्टिक में हम पेनिसिलिन और अदर एंटीबायोटिक ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है तो डॉक्टर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट किया जाता है जेंटामाइसिन ड्रॉप 0.3% और बैकीट्राइसिन आई ऑइंटमेंट। एट्रोपिन भी ऐड किया जाता है अगर कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट हो गया हो तो। एनगोनेरिया ट्रीट होता है सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ सेफ्ट्रियाजोन 125 मिलीग्राम और सेफ्ट्रियाजोन 50 मिलीग्राम पर केजी। आईवी और इंट्रामस्कुलरी 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। कानामाइसिन 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार देते हैं। लोकल ट्रीटमेंट में हम जेंटामाइसिन देंगे 0.3% दोनों आई में 15 मिनट पर रिपीट करेंगे आफ्टर एवरी फीड फॉर 3 डेज। क्लेमिडियल इन्फेक्शन के लिए हम इरिथ्रोमाइसिन देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट 50 मिलीग्राम पर केजी डेली इन 4 डिवाइडेड डोज में देते हैं बिफोर फीड, खाने से पहले। ठीक है, जो बच्चे को फीडिंग करवाते हैं ना उससे पहले। कितने वीक के लिए? फॉर 2 to 3 वीक। और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर 3 डेज। लोकल ट्रीटमेंट पे हम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन 1% देते हैं और इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट देते हैं आफ्टर फीडिंग। ठीक है, पेरेंट्स को अगर जेनेटल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करवाने को कहते हैं ट्रकोमा। इसको केरातो कंजक्टिवाइटिस में ये आता है मेनली। इसका दूसरा नाम इजिप्शियन ऑप्थेल्मिया भी है। क्योंकि मेनली ये इंडेमिक है मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ये यूरोपियन के द्वारा फैलाया गया था मेनली नेपोलियन वॉर में। ठीक है, ये जो है ना, ये लीडिंग कॉज होता है ब्लाइंडनेस का थर्ड आफ्टर कैटरेक्ट एंड ग्लोकोमा। उसमें एज रिलेटेड जो रेटिनोपैथी है वो भी होता है, लेकिन ये भी एक लीडिंग कॉज है जो प्रिवेंट हम कर सकते हैं। ये मेनली 1/5 पॉपुलेशन, जो दुनिया में जितना पॉपुलेशन है उसके 1/5 पार्ट को ये अफेक्ट किया है। तो ये पहले होता किसके कारण है? ये होता है मेनली क्लैमीडिया ट्राकोमैटिस के कारण। और कौन सा इसका पार्ट? A, B, C। तो अभी ऊपर भी देखे थे क्लैमीडिया के कारण होता है, तो चलिए क्लैमीडिया के कारण जो होता है आए दीजिए सबको बताते हैं। A, B, C इसके कारण होता है ट्राकोमा,
क्लेमीडिया, डी सेरोटाइप D2K होता है इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस जो अभी ऊपर पढ़े थे, L1, L2 और L3 के कारण होता है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LGV भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसको ये बोलें तो ये कॉमेस्ट इन्फेक्टिव कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, 1.4% लोगों को अफेक्ट किया है। और ये मेनली कहाँ कहाँ होता है, तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में ये मेनली इजिप्ट, लीबिया, तुनीसिया, अल्जीरिया, इथोपिया और सोमालिया को वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में मेनली ये लीडिंग इन्फेक्टिव कॉज है। मिडिल ईस्ट, अरेबियन कंट्रीज में। और कहाँ कहाँ, इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सा रीजन पर जहाँ पे ये इंडेमिक है ट्रोकोमा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में इंडेमिक ट्राकोमा कहाँ देखने को मिलता है, तो पंजाब, मेनली नॉर्थ इंडिया में कहाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इसके जब क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे ना, तो इसका क्लिनिकल फीचर्स में मेनली क्या क्या आ सकता है, लैक्रीमेशन, बहुत आंसू आना, लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया और रेड आई हो जाएगा। हॉलमार्क अगर कोई पूछे कि हॉलमार्क क्या है ट्रोकोमा का, तो सगो ग्रेन, हॉलमार्क जरूर याद रखिएगा सबका, सगो ग्रेन फॉलिकल्स। क्या है हॉलमार्क, सगो ग्रेन फॉलिकल्स। ठीक है, और भी इसमें क्या देखते हैं, तो हर्वित पीत अस्काल दिखते हैं। और क्या दिखता है, तो हरियत लाइन दिखता है अपर पल्पेबल कंजक्टिवा में। कौन सा लाइन, ARLT, एलेट्स लाइन, जो मेनली एलिस ट्रायंगल बनाता है एंटीरियर यूवाइटिस में। और इसमें पेनस भी दिखता है, लेकिन वो स्पेसिफिक साइन नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। ये पढ़ लिया। इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो क्राउडिंग एरिया, जहाँ पे हाइजीन नहीं हो, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, वाटर की कमी हो, नो रेसिज एक्सपेंड, मतलब इसमें कोई रेस का लेना देना नहीं है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, आई टू आई थ्रू डिस्चार्ज, थ्रू फोमाइट्स, फ्लाइज और आई कॉस्मेटिक, मतलब कि कोई आई में, कोई भी आई से रिलेटेड चीज़ों में। अगर डिजीज कंटाजियस है एक्यूट फेज में तो, और ये इनका इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 12 दिन होता है। सिम्टम्स, जो प्योर ट्रोकोमा है ना, यूजुअली एसिम्टोमेटिक कंडीशन होता है। इसमें मेनली रेडनेस, इरिटेशन, डिस्चार्ज, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन और फोटोफोबिया देखने को मिलता है। सिस्टमेटिक सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा, राइनाइटिस, प्रियोरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, साइन की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन मेनली कहाँ होता है, एपिथेलियल सेल में, जो इन्वॉल्व करता है कॉर्निया और कंजक्टिवाइटिस को। ठीक है, कंजक्टिवा में क्या क्या होता है, तो कंजक्टिवा कॉन्जेशन हो जाएगा, जो अपर तालसर कंजक्टिवा है वो अपीयर होगा, और कैसा अपीयर होगा, रेड और वल्वेटिस सॉफ्ट। ठीक है, बाद में ये थिक जेरी लाइक हो जाता है। फॉलिकल्स देखेंगे कहाँ पे, तो लोअर फॉर्निक्स, अपर फॉर्निक्स, अपर मार्जिन ऑफ टार्सल, करूंकल, प्लीका, पल्पेबुलर कंजक्टिवा, बुलवल कंजक्टिवा, नियर लंबस। अगर आपको ये सब बात का नाम नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले एनाटोमी जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि एनाटोमी कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सब नया नया देखने में लगता है। ठीक है, अगर WHO के बारे में बोला जाए तो इसका एक सेफ स्ट्रेटेजी बनाया गया है। WHO के बारे में कौन सा सेफ स्ट्रेटेजी है, SAFE, सेफ स्ट्रेटेजी। एस से क्या होता है, सर्जरी करना है ट्रैकियासिस का,
दूसरा एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में ओरल भी देते हैं और टॉपिकल भी देते हैं। ओरल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है एजिथ्रोमाइसिन। टॉपिकल क्या है, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। अब एफ से आ जाएगा फेशियल हाइजीन, ई से आ जाएगा इन्वायरमेंट सैनिटेशन, जो अभी हम पढ़ लिए हैं। ठीक है। कॉर्नियल साइन में आपको क्या दिखेगा, तो इसमें सुपरफिशियल केराटिसिस अपर पार्ट में और इपिथेलियल सेल का इरोशन होगा। ठीक है, ये सब ऑलरेडी पढ़ लिए। स्टेजेज ऑफ पेनस, जो पेनस होता है ना कॉर्निया में, जो पेरिफेरल पार्ट है वहाँ पर जो मेनली ब्लड देखने को मिलता है, उसके स्टेजेज हैं कौन कौन सा। पहला प्रोग्रेसिव, सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन होता है बियॉन्ड वास्कुलाइजेशन, जहाँ पे ब्लड वेसल बढ़ रहे हैं। रिग्रेसिव, ये इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, रिसीड होता है और वेसल बाद में फिर से इनफिल्ट्रेट होता है। उसके बाद कौन सा है, कॉर्निया अल्सर, क्रोनिक ऑकर एनीवेयर, कहीं पर भी ये क्रोनिया अल्सर हो जाएगा। मेनली ये एडवांस स्टेज में देखने को मिलता है। पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में पहले ये कहाँ कॉलोनी बनाता है, पहले ये एपिथेलियल सेल में कॉलोनी बनाता है। कैसे, तो हेल्बर्स्टर्डल प्रोवर्जिक इंक्लूजन बॉडीज़ की तरह। ये इंक्लूजन बॉडी में मेनली एक एलिमेंट्री बॉडी है जहाँ जो मेनली कार्बोहाइड्रेट मैट्रिक्स का बना होता है। वहाँ पे ये सबसे पहले क्या करता है, अपना अड्डा बनाता है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे एपिथेलियल सेल को अटैक करने लगता है, अपने आप को इनलार्ज करता है और इनिशियल बॉडी इन द साइटोप्लाज्म, तो उसके बाद सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। उसके बाद वहाँ डिवाइड करता है और क्या करता है, न्यूक्लियस में चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे डिजनरेट करता है और नया सेल को अटैक करने लगता है। ठीक है, इसमें जो TF और T1 स्टेज है ना, वो मेनली पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन को नोटिस करता है। बाद में लिम्फोसाइट भी इसमें डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, WHO के द्वारा इसमें एक और चीज़ बताया गया है, तो WHO के बारे में स्पेशल अलग से पढ़ेंगे, पहले इसका पढ़ लेते हैं। जो ट्रैकोमेटस इन्फिल्ट्रेशन होता है ना, वो मेनली डीप सब एपिथेलियल टिश्यू तक जा सकता है और तासर प्रेत को भी इन्वेड करता है। जो फाइब्रोसिस होता है फॉलिकल केरॉन, वो होता है कि कार्ट्रियल ब्लैंड में, बाद में ये क्या करेगा, स्कार छोड़ देगा। और कहाँ पर ये मेनली होगा, आर्च लाइन ऑफ सुपीरियर टार्सल में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो वही कल्चर करेंगे, माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस, मोनोक्लोनल डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस करना रहेगा तो हम इसमें मेनली फॉलिकल्स देखेंगे, एपिथेलियल केराटिटिस देखेंगे, पेनुस देखेंगे, लिम्बस फॉलिकल्स जिसमें हर्वत पीत होता है वो देखेंगे, ट्रैकोमेटस स्कार देखेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब इसका क्लासिफिकेशन में जाने से पहले अब इसका देखते हैं WHO का। तो यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन है, मैककेलान क्लासिफिकेशन है। इसमें स्टेज मेनली स्टेज 1 और स्टेज 2 में बांटा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, WHO का क्लासिफिकेशन मेनली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब ये अगर सिक्वेली ऑफ ट्राकोमा पूछे तो सबसे पहले डिस्टोर्शन होता है लीड में, उसके बाद पतोसिस होता है, फिर इंट्रोपियंस होता है, फिर ट्रैकियासिस होता है, फिर टाइलोसिस होता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस पूछे तो आई ड्राई हो जाएगा, केराटिटिस हो जाएगा, कॉर्निया में स्कार आ जाएंगे, फाइब्रोवेस्कुलर पेनुस हो जाएगा और कॉर्निया बैक्टीरियम का सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं WHO के बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। तो इन्होंने ये भी बताया ना कि ट्रीटमेंट में कि मास या ब्लैंकेट थेरेपी कर सकते हैं एंडेमिक एरिया में। इसका मतलब क्या है कि इंटरमिटेंट थेरेपी करेंगे। इसका क्या मतलब है, 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देंगे। ठीक है, वंस डेली 10 डेज के लिए कंटिन्यूसली, 1 मंथ के लिए कंटिन्यूसली 6 मंथ के लिए, या 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट 2 टाइम देंगे 5 दिन के लिए कंटिन्यूसली 6 मंथ के लिए। ठीक है, और पर 1 मंथ पे। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड क्या होते हैं, चाइल्ड, सेकेंड वुमेन। अदर्स फीचर्स इसमें जो अभी ऊपर पढ़े उसका चलिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो ट्राकियासिस है,
ये मेनली पोस्टीरियर मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैश, आईलैश है जो पीछे की ओर चला जाता है। टाइलोसिस है, इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो आईलिड का मार्जिन है ना वो थिक हो जाता है। और भी देखने को मिलता है मैद्रोसिस, इसमें जो आईलैश हैं वो लॉस हो जाते हैं। इंट्रोपियन, इसमें क्या होता है, जो हमारा आईलिड का मार्जिन है वो अंदर की ओर मूव कर जाता है। कॉर्निया ओपासिटी में आप क्या क्या देखेंगे, तो मेनली आप नेबुला, मैकुला और ल्यूकोमा देखेंगे। मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट अगर अफेक्ट होगा तब नेबुला बनेगा, मैकुला हाफ थिकनेस, लकोमा फुल थिकनेस इन्वॉल्व होगा तो। लेकिन मैक्सिमम डिस्कम्फर्ट कब होता है, जब नेबुला को अफेक्ट करता है। मैक्सिमम लॉस ऑफ विजन कब होता है, जब फुल थिकनेस मतलब कि ल्यूकोमा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, WHO ग्रेडिंग के अनुसार मेनली ग्रेड 1 से 5 तक बांटा गया है, जिसको हम फिस्टो कहते हैं। क्या, FISTO। फिस्टो में क्या है, तो फिस्टो में सबसे पहले हम देखते हैं, तो पहला क्या है, पहला है FISTO। F, फोलिकल्स ग्रेटर देन 5 होना चाहिए इन द अपर पल्पेबल कंजक्टिवा। ग्रेड 2 में क्या होगा, इंटेंस इन्फ्लामेशन होगा जो मैक्सिमम ये इन्फेक्शन का कारण है। एस, अस्कार होगा मतलब हीलिंग स्टार्ट हो गया है। फिर ट्राइकियासिस होगा, फिर कॉर्निया में ओपासिटी होगा। तो इससे फिस्टो याद करने से आपको कितना इजीली ग्रेडेड याद हो गया। ठीक है, अब विजन 2020 के अनुसार एम क्या है, विजन 2020 से लेके 2020 तक, इसका मतलब क्या होता है, हमारा एम क्या है, 20 फीट पर ऑब्जेक्ट हो और 20 फीट हम देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह। ठीक है, कितना तक, तो 2020 तक। ये हमारा मेनली WHO का एम था। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो एलिमिनेट करके कैटरैक्ट, ट्रकोमा, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, रिफ्रैक्टिव एरर और ऑन्कोचेरियासिस। कैटरैक्ट कैसे सही करेंगे, सर्जरी के थ्रू। ट्रकोमा सेफ स्ट्रेटेजी जो अभी बताया था WHO के द्वारा। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस विटामिन ए सप्लीमेंट देके। रिफ्रैक्टिव एरर स्पेक्टर से सही करके। और ऑन्कोचेरियासिस, ये प्रॉब्लम मेनली इंडिया में नहीं है तो हम इसका डिस्कशन कम नहीं करेंगे। इंडिया में इसके जगह पे क्या है, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, CSR सिस्टोइड सीरस रेटिनोपैथी। तो इसमें हम मेनली कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं और नंबर ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म मेनली पर बहुत सारे होते हैं, एक साल में मिलियन तक होता है। 2020 तक हम क्या देख लेंगे कि जो ट्रोकोमा है ना उसका पूरा इराडिकेशन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली कौन कौन सा देंगे, ये तो फेंक लिए आप ट्रीटमेंट। टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, सल्फोनामाइड वेरी इफेक्टिव होता है अगर ओरल देंगे तो। ठीक है, अगर TF स्टेज में देना है, TF स्टेज कहने का क्या मतलब है, अभी ऊपर देखे थे TF स्टेज जिसको कहते हैं ट्रैकोमैटस इनफिल्ट्रेशन, जिसमें फॉलिकल्स क्या है 5 या 5 से ज़्यादा है और किसका डायमीटर कितना है, एटलीस्ट 0.5 mm इन डायमीटर है। तो इसमें हम क्या देंगे, तो इसमें मेनली हम देते हैं टॉपिकल इरिथ्रोमाइसिन 2 बार देते हैं 6 वीक के लिए। ओरल एजिथ्रोमाइसिन 1 GM सिंगल डोज। टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम QID फॉर 2 वीक। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस फॉर 2 वीक। अगर TI स्टेज का करना रहेगा तो सेम जैसे TF किए थे। TI स्टेज कहने का क्या मतलब है, जो फॉलिकल पेपिलाई थिकनेस जो होता है ना वो मेनली ग्रेटर देन 50% होता है। ठीक है, TS का और ऑकुलर लुब्रिकेंट देंगे। TT का मेनली हम इप्लीलेशन, टालसा रोटेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी ये सब करते हैं और सीधे मतलब स्टेज के अनुसार यहाँ पर मेनली दिया हुआ है। ठीक है, और WHO में एक सेफ का जो बताए थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ही बता दिए हैं। हमारा ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम ऑप्थेल्मिया नोडोसा, देखिए ये एक क्या है, ये कुटेनियस कंडीशन है जिसमें मेनली इन्फ्लामेशन ऑफ आई देखने को मिलता है।
जिसमें लोडिंग देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है ना, यही ये ऐसा दिखेगा ना जैसे कि कैटरपिलर का हेयर है कंजक्टिवा में, कॉर्निया में या आइरिस में, कहीं पर भी हो सकता है। नोडुलर कंजक्टिवाइटिस मेनली ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और इसमें इरिटेशन होता है कैटरपिलर हेयर के कारण। यह स्मॉल सेमी ट्रांसलूसेंट पिंकिश रेडिश या पेल ग्रे नोडुल्स होता है जो मेनली बनता है बुलबल पे, पल्पेब्रल कंजक्टिवा पे, कॉर्निया में और आइरिस टिश्यू पे बहुत कम ही देखने को मिलेगा। इसमें क्या है ना, एक जियांत सेल है जिसके चारों तरफ आपको हेयर मिलेगा और इसमें लिम्फोसाइट भी होता है। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है सिम्टम के अनुसार। मेनली लोकल स्टेरॉयड देंगे सेलेक्टेड एरिया में और इसको सुपरविजन देखते रहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसा, इसका ये प्रोग्रेशन कैसा है, नहीं तो बाद में इसको एक्सीजन सर्जरी करके बाहर निकाल देंगे। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक कंजक्टिवाइटिस, जो स्पेसिफिक नहीं है लेकिन क्रोनिक है, उसके बारे में हम डील करते हैं। इसका एटियोलॉजी क्या हो सकता है, तो बहुत दिन से आपका आई में इरिटेंट हो रहा हो, या तो स्मोक से या डस्ट से या हीट से, या जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे क्वालिटी एयर क्वालिटी अच्छा ना हो, आप अल्कोहल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या दूसरा कारण आप किसी एलर्जी से हाइपर सेंसिटिव हैं, या कोई कंक्रीट चला गया हो, आपका आईलैश मिस डायरेक्ट हो गया हो, आईलिड में इन्फ्लामेशन, लैक्रिमल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो गया हो, बहुत दिन से क्रोनिक राइनाइटिस हो गया हो, तो ये क्रोनिक है। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि बहुत दिन से आप स्मोक के एक्सपोजर में आ रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है ना कि अरे स्मोक से के एक्सपोजर में ही आ रहे हैं ना, तो जलन तो देगा ही। बट ये एक कारण बन सकता है क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक कंजक्टिवाइटिस का। एलर्जेंस, अब एलर्जी है तो है, अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो वही कारण बन सकता है क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक कंजक्टिवाइटिस का। वैसे ही सारे डिजीज हैं, ठीक है। इसके सिम्टम क्या होंगे, तो आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, बर्निंग होगा, आई में जल रहा है, कुछ गर रहा है, ठीक है, रेड हो जाएगा, आईलिड का जो मार्जिन है वो हॉट और ड्राई हो जाएगा, आई ओपन करने में दिक्कत होगी, सेक्रिएशन जैसे कि म्यूकस पस जैसा चीज़ें ज़्यादा निकलने लगेगी, लीड आपका स्टिक कर जाएगा, सुबह उठने पे जो आँख बंद हो जाता है ना वो। इसके साइन क्या दिखेंगे, लीड मार्जिन में ज़्यादा ब्लड वेसल्स दिखेंगे, कंजक्टिवा में कंजेशन दिखेगा, मेनली लोअर फॉर्निक्स में, पेपिलरी में हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट, तो जो सबसे पहले जो कॉज है उसको दूर कीजिए, उसके बाद जो कॉज है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का कर रहे हैं तो इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो पहले इन्फेक्शन को सही कीजिए, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मेमोनियन ग्लैंड एबनॉर्मलिटी, जो अगर मेमोनियन ग्लैंड के एबनॉर्मलिटीज के कारण हो रहा है किसी मैकेनिकल एक्सप्रेशन से, तो हम पहले उसको वार्म कंप्रेशन करते हैं, उससे ठीक करते हैं। अब आते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी किसी एलर्जी के कारण हुआ होगा, मतलब हमारा आई क्या हो गया है, हाइपर सेंसिटिव स्टेट में आ गया है। ये मेनली ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा आई है उसके लिए क्या हो गया है, सेंसिटिव हो गया है, जिसको हम एलर्जन कहते हैं। कोई फॉरेन सब्सटेंस है उसके रिस्पॉन्स में आते ही हमारे आई में क्या होता है, एलर्जी चालू हो जाता है। ये दो तरह का होता है, एक तो इमीडिएट और दूसरा डिले। जो इमीडिएट एलर्जी है ना वो 10 डे आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर ऑफ फॉरेन प्रोटीन एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन फॉलो आफ्टर सेकेंड एक्सपोजर ऑफ सेम प्रोटीन। मतलब कि जैसे कि किसी फॉरेन बॉडी है उससे एक्सपोजर लगातार आ रहा है, 10 दिन तक हुआ, लेकिन उसके बाद भी सेम एक्सपोजर आ रहा है तो हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी देखते हैं। ये मेनली सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज़ के कारण होता है। डिले, इसमें कोई भी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी के कारण नहीं होगा, इसमें हमारा जो सेल है ना उसको सेंसिटाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण वो बाद में कभी कांटेक्ट में आएगा तो उसमें सेंसिटिव वो शो नहीं करेगा, वो धीरे धीरे नेक्रोसिस को जाएगा। तो जो डिले हाइपर सेंसिटिविटी है ना उसमें रिएक्शन इमीडिएटली नहीं होता है, इसमें रिएक्शन मेनली 24 से 72 घंटे
बाद होता है। ये एग्जाम्पल है ट्यूबिकुलिन रिएक्शन का। ऑटो सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल है ना, वो अपने प्रोटीन, उसका जो अपने टिश्यू प्रोटीन है वो अल्टर्ड हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, आप पैथोजेनिक एजेंट की तरह काम करने लगते हैं। ये पैथोजेनिक एजेंट आइडल बैक्टीरिया या केमिकल एक्टिंग हेप्टेन हो सकता है। बार बार उसके कांटेक्ट में आओ तो क्या हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, जैसे कि सल्फोनामाइड एलर्जी, ऑटो सेंसिटाइजेशन इंड्यूस्ड बाय द हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। फिजिकल एलर्जी के कारण भी हो सकता है, जैसे कि हीट, कोल्ड, लाइट, मैकेनिकल इरिटेशन। उसके बाद टाइप ऑफ एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में सिंपल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में इमीडिएट एनाफाइलेटिक, जिसमें मेनली हे फीवर के कारण होता है। डिलेड टाइप में कॉन्टैक्ट डर्मेटोकंजक्टिवाइटिस और माइक्रोबियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और केरातो कंजक्टिवाइटिस मेडिका एमेंटोसा भी देखने को मिलेगा। ये मेनली जो मेडिका कह रहा है ना, मतलब मेडिसिन के कारण होता है, जिसमें मेनली आर्सेनिक और गोल्ड रहते हैं। टाइप ऑफ एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का दूसरा क्या है, पहला था सिंपल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, दूसरा है इंटरस्टिशियल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। इसमें मेनली कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो फाइटेंटुला केरातो कंजक्टिवाइटिस, ये डिले रिएक्शन होता है और मेनली माइक्रोबियल एक्शन के कारण होता है। वर्नर क्राइटेरिया, इसमें एलर्जी जो डिजीज होता है वो मीडिएट टाइप का होता है और जो एलर्जेंस होता है वो बाहर का होता है। एक्यूट, सब एक्यूट एलर्जी कैटेरियल कंजक्टिवाइटिस, जो एलर्जी कंडीशन होता है ना, उसमें ज़्यादा ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है और ये मेनली बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस में नहीं होता है। इसमें बैटरी सिक्रेशन होगा जो स्नोफिल का बना होगा। ईचिंग इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इटियोलॉजी क्या है, तो इतना जैसे बता रही हूँ, एक्सोजीनस एलर्जेंस, कोई केमिकल ये सबसे कुछ से भी एलर्जी हो जाए। और मोस्ट कॉमन क्या है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। सिम्टम ईचिंग, वाटरिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब देखने को मिलेगा। साइन तो कंजक्टिवा में कंजेशन हो गया, लीड में इन्फ्लामेशन हो गया, वाटरी डिस्चार्ज। तो ट्रीटमेंट, सबसे पहले एलर्जिक का कोई भी बीमारी हो उसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले एलर्जन को रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद हम एस्ट्राइंजेंट लोशन लगाएंगे, एड्रेलिन देंगे, हिस्टामिनिक ड्रॉप देंगे जैसे कि क्लोरफेनिलामाइन, मास से स्टेबलाइजर देंगे, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, ओलोपातादीन और कीटोटिफेन। शॉर्ट कोर्स के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप भी दे सकते हैं, टॉपिकल 2% सोडियम क्रोमोग्लाइसेट ड्रॉप देंगे। ठीक है, अभी ऊपर पढ़े थे वर्नर केरातो कंजक्टिवाइटिस। ये एक लॉन्ग टर्म क्रोनिक स्वेलिंग है, कहाँ पर, तो आउटर लाइनिंग ऑफ आई में। ये मेनली ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसका दूसरा नाम स्प्रिंग कैटरा है। कैटरा कहने का क्या मतलब है कि जो नसल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये रेयर है लेकिन सीरियस एलर्जिक डिजीज़ है। मेनली ये अफेक्ट करता है चिल्ड्रन के आई को, यंग चिल्ड्रन के आई को। इसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं और इसका नाम स्प्रिंग है, बट ये होता समर टाइम में है, मेनली अप्रैल से अक्टूबर तक। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, ये ज़्यादा बुआई को इफ़ेक्ट करता है और वो भी जिसको एक्जिमा या अस्थमा है उसको। इसमें मेनली कोवल स्टोन पेपिलरी देखा जाता है, ये इसका हॉलमार्क है। तो कहाँ है इसका पिक्चर, देखिए ये जो पिक्चर है ये कोवल स्टोन पेपिलरी है। इसमें रोपी डिस्चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अब रोपी डिस्चार्ज कहने का क्या मतलब है कि इसमें म्यूकॉइड होता है जो स्टिंगी होता है, मतलब कि जो डिस्चार्ज होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक होता है एलर्जी का और ड्राई आई का, जिसके कारण म्यूकस और पस डिस्चार्ज दोनों मिला के होता है। इसमें मेनली मॉर्निंग टाइम में होता है और इसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी ये देखने को मिलता है। देखिए यही है हमारा रोपी डिस्चार्ज। इसमें हॉर्नर टेटनस, हॉर्नर त्रांतस स्पॉट भी देखने को मिलता है। अब ये हॉर्नर स्पेलिंग लिख देती हूँ, हॉर्नर त्रांतस
स्पॉट। अब ये होता क्या है, हॉर्नल ट्रांटस स्पॉट। देखिए ये देखिए लिम्बस के चारों तरफ इस तरह से स्पॉट दिख रहा है ना, यही है हॉर्नल ट्रांटस स्पॉट। मेनली देखने को मिलता है ये वर्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस में। सील्ड अल्सर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये सील्ड अल्सर है, सील किया हुआ है चारों तरफ से। और मैक्सवेल लायन साइन देखने को मिलेगा। अब ये मैक्सवेल लायन साइन होता क्या है, तो ये मेनली इन्वर्सन ऑफ आईलिड, जब आईलिड आगे की ओर आने लगते हैं ना, तो उसी को कहते हैं मैक्सवेल लायन साइन। इसमें मेनली जो हमारा मेम्ब्रेन है वो फॉर्म होता है बाय एटमॉस्फेरिक हीट। किसके द्वारा ये फॉर्म होता है, एटमॉस्फेरिक हीट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार, ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्रोनिक डिजीज है, बायलेटरल दोनों आँखों में होता है और ये मेनली रिकरेंट होता है। रिकरेंट कहने का क्या मतलब है, बार बार होता है। ये सीजनली है, सीजनल में आता है और ड्यू टू एक्सोजीनस एलर्जी के कारण आता है। इसमें आपको मेनली पेपिलरी देखने को मिलेगा तालसर कंजक्टिवा में, जैसे कि कोबलस्टोन जो अभी दिखाए थे ऊपर, गेलाटिनस हाइपरट्रोफी दिखने को मिलेगा लिम्बल कंजक्टिवा में, अभी ऊपर दिखा है पिक्चर में। ठीक है, जब हमारा आई होगा, इचिंग होगा, रेडनेस होगा, बहुत आंसू आएंगे। आंसू कैसे होंगे, मिसिनस होंगे, वही रोपी डिस्चार्ज, जो मिक्वाद रोपी डिस्चार्ज था, इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। पल्पेबुलर बर्नल, ये इसमें मेनली अप्पर तालसल इन्वॉल्व होता है और इसमें भी सेम सिम्टम देखते हैं। इसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा मैक्सवेल लायन साइन, जो ऊपर भी बर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में देखने को मिला था। फिर इसमें हॉर्नल ट्रांटस डॉट भी देखने को मिला था। अभी सारे पिक्चर को एक्सप्लेन कर दी हूँ। इसका एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो ये स्पोरेडिक है, मतलब कि सीजनल है, मेनली इंडिया में ज़्यादा कॉमन है देन यूके ये सब के अपेक्षा। ये मेनली यंग चिल्ड्रन को होता है 6 साल से लेके 20 साल तक। सेक्स में मेनली मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें मेनली 3 थ्योरी है। ये फिजिकल फैक्टर से हो सकता है, जैसे कि हीट, ह्यूमिडिटी और लाइट। ठीक है, जो हमारा मैक्सवेल लायन साइन था वो हीट के कारण हुआ था। या इंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें मेनली वैगोटोनिक वैगस इन्वॉल्व हो, या एलर्जिक कंडीशन। मेनली जो होते हैं ना वो हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है, जैसे कि पॉलन ग्रेन से, या एनिमल इनहेरिटेंट या इंजेक्शन के कारण। इसमें जो सिम्टम दिखते हैं ना वो देखते हैं क्या, ईचिंग, फोटोफोबिया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, टोसिस, म्यूकस डिस्चार्ज, ब्लेफारोस्पाज्म, बर्निंग और स्टिंगिंग डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। ये डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, थिक होता है, रोप जैसा होता है, डर्टी वाइट या क्रीम कलर का होता है। साइन तो आपको क्या दिखेगा, इसमें मेनली स्किन ऑफ लीड इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके बहुत सारे टाइप है, पल्पेबुलर फॉर्म, लिम्बल बुलबल फॉर्म, मिक्स टाइप। तो चलिए पल्पेबुलर भी केसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो पल्पेबुलर में होता है, इसमें मेनली जो पपिलरी रिस्पॉन्स है वो अपर तालसल कंजक्टिवा में देखने को मिलेगा और लिम्बस में, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कंजक्टिवा क्या होता है, कंजेस्ट हो जाता है और मिल्की दिखने लगता है। तालसर पपिला है ना वो मेनली लार्जर देन 1 mm इन डायमीटर होता है, फ्लैट टॉप होता है और इसमें भी कोवर्स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है। जो लिम्बल या बुलबल फॉर्म है, इसमें हमारा लिम्बस और बुलबा मेनली इफेक्ट होता है। फर्स्ट चेंज क्या होंगे, थिक हो जाएगा, वो ब्रोड हो जाएगा और ओपासिटी देखने को मिलता है लिम्बस में। ये इसमें जो कॉर्निया पेरिफेरी होता है ना वो सेमी ट्रांसलूसेंट हुड बन जाता है। लिम्बल पेपिलरी गेलाटिनस और कन्फ्लुएंट होता है। लिम्बर नोड्यूल्स मोस्ट कॉमन साइट होता है पल्पेबुलर एपैरेटस का। कॉर्नियल फाइंडिंग में आपको ये सब देखने को मिलेगा। पैथोजिनेसिस और इसका डायग्नोसिस में मेनली क्या है, तो हिस्ट्री और क्लिनिकल फाइंडिंग। हिस्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें फैमिली हिस्ट्री भी शामिल है। ट्रीटमेंट तो सबसे पहले एलर्जी को अवॉइड करेंगे और ड्रग ऑफ चॉइस में क्या है, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है,
ओलोपातादिन भी देते हैं। स्टेरॉयड में क्या देंगे, तो पेशेंट जिसको सीजनल मतलब कोई सीजन आता है और ये देखने को मिलता है, तो उनमें हम डेक्सामेथासोन या प्रिडनिसोलोन फॉस्फेट मेनली देते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो देते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। जो कॉर्निया सिल अल्सर है ना, उसके लिए हम स्टेरॉयड ऑइंटमेंट देंगे, ठीक है। जो फोटोफोबिया और केराटोस्टोमी भी करेंगे, जो मेम्ब्रेन अगर फॉर्म हो गया है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्राइबलटोन करेंगे। कहाँ पे, तो अपर तालसल कोवलस्टोन का इंजेक्शन देंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एक्टिंग स्टेरॉयड का। कहाँ पर, तो पपिला के तालसर के पपिला में। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन देंगे, ओरल एस्पिरिन देंगे और केमोथेरापी करेंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आपने देखा था टोसिस मतलब क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ये मेनली क्यों होता है, तो ये होता है पैरालिसिस हो जाने से लिवेटर पर्पिबुला सुपियालिस LPS मसल में पोलराइसिस हो जाता है, जिसके कारण हमारा आईलिड अपने आप ड्रॉप करता है। स्टाई में क्या हो जाएगा, हॉर्डियोलम। ये सब टर्म मेनली आपको पहले ही बता चुके हैं। आशा है आपको कंजक्टिवा समझ में आया होगा। अगर कंजक्टिवा समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक और चीज़, जब जॉन्डिस ये सब होता है ना, तो हम बुल्बल कंजक्टिवा को चेक करते हैं, जॉन्डिस, ठीक है। और जब अनीमिया होता है तो पल्पेबुलर कंजक्टिवा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जॉन्डिस होता है तब बुल्बा कंजक्टिवा को, और जब एनीमिया होता है तो पल्पेबुलर कंजक्टिवा को एग्जामिन करते हैं। आशा है वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।